हेलो फ्रेंड्स, क्या केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 किए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन हर कोई बच्चा पूछता है जो भी नीट की तैयारी करता है। तो आंसर है बिल्कुल किया जा सकते हैं, बस तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपको वो पता है कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री और थर्ड वन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे सिंपल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मानते हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल आते हैं और उसमें से मिस्टेक होने के चांस भी नेग्लिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, उसके जितने मैक्सिमम फिर PYQ लगाते रहिए और बाद में फिर फिजिकल केमिस्ट्री को तैयार करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड टाइप के होते हैं। ठीक है, और सेकंड में हम क्या करें, फिजिकल केमिस्ट्री को तैयार करें। लास्ट में रखेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जो वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती है और इसमें एक्सेप्शन भी पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन को पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो हम लास्ट में इसे रखेंगे। और इसमें भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग है, SPDF ब्लॉक्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाले वही पार्ट्स होते हैं। हमारा इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा बताते हैं कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करें ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो ऑर्गेनिक में हो जाएं। जैसे कि आप जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि GOC के नाम से जाना जाता है। एक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस, रिएजेंट्स, आइसोमर और IUPAC नेमिंग। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। GOC जो होती है वो एक बेस होता है, पूरी केमिस्ट्री का बेस GOC है। अगर बच्चे को GOC नहीं आती है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा। अब दूसरा पोर्शन होता है इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि अगर कोई रिएक्शन है तो उसकी मैकेनिज्म आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में से इंटरमीडिएट्स और उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स पूछता है। नेम रिएक्शंस, बिल्कुल नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम्स पर बेस्ड हैं, किस साइंटिस्ट ने किस रिएजेंट को यूज करके किस प्रोडक्ट को बनाया। अब आता है रिएजेंट्स। रिएजेंट्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि किस रिएजेंट का यूज करने से क्या होता है। आइसोमर्स में होते हैं जिसमें टोटोमेरिज्म और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी क्वेश्चन बनाया जाता है। IUPAC से जनरली 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल होता है, इजीली हो जाता है। तो मेरा कहना यह है रिएक्शन मैकेनिज्म में मैक्सिमम टाइम दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म होता है जिसमें 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। ये एक होती है एडिशन रिएक्शन और दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आप जानते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो। सब्स्टिट्यूशन में भी इसी तरीके से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सब कुछ ऐड होता है, कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता है। और सब्स्टिट्यूशन में यानी कि समथिंग रिलीज होगा और उसकी जगह पर कुछ नया ऐड होगा। इस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, नेम रिएक्शन में टोटली नेम रिएक्शन मुश्किल से 25 नेम रिएक्शन हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंस हैं जैसे कि हल्डोल रिएक्शन, कनिजेरो रिएक्शन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ठीक है, और उर्ज रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। रिएजेंट्स में जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे रिएजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। ठीक है, उन सभी का यूज करते हुए हम रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं हम टाइम टेबल के बेस पर। सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें, जिसको भी अगर केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो याद रखो कि कम से कम 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटा आपको मॉर्निंग में यूज करना है। इस मॉर्निंग के अंदर मान लो आपने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके हो। अगर ऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके हो तो उसको क्या करो, 1 वीक के लिए टाइम टेबल बना लो। यानी कि मॉर्निंग में क्या करना है, आपको रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब ये है कि किस तरीके से आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अपने नोट्स को अपने सामने रख लीजिए और किस तरीके से उसको रिवीजन करना है, बार बार पढ़िए। यानी कि मान लीजिए मंडे को हम GOC पढ़ते हैं, ट्यूसडे को रिएक्शन मैकेनिज्म, वेडनेसडे को नेम रिएक्शन पढ़िए, और थर्सडे को आप रिएजेंट्स, और फ्राइडे को आइसोमर, और फिर इस तरीके से सैटरडे को IUPAC, और फिर बाद में बच गया जो संडे। अगर मान लो कोई पोर्शन इसमें से वीक है तो उसका रिवीजन कर लीजिए। इवनिंग टाइम में क्या करो, जितने भी मान लो आपने GOC पढ़ा या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा या फिर रिएजेंट पढ़ा, उस पे बेस्ट क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, उस पे बेस्ट क्वेश्चन जरूर कीजिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं और आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप
अपना जो भी टारगेट है उससे डेविएट हो रहे हैं। क्योंकि आपको अगर ये पता ही नहीं होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और याद रखो कि इसके फिर जो भी मान लो आपने जीओसी पढ़ा या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कोई भी टॉपिक इसमें से पढ़ा तो उसके एक छोटे छोटे स्मार्ट कार्ड बना लो, ठीक है। A4 साइज की शीट लीजिए, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, उस पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। जो आपको याद है उसको तो लिखना नहीं है, जो याद नहीं है उसको लिख डालना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे से नोट्स बनाएंगे। अब सबसे पहले ये देखा जाता है कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। हमने बताया आपको कि रिएक्शन मैकेनिज्म 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है एडिशन रिएक्शन और दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में यानी कि क्या होता है कि एडिशन होता है, क्या होता है, एडिशन हो रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन किसकी है, अल्कीन में देखने को मिलती है या फिर अल्काइन में देखने को मिलती है। आपने पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ HX, किसका, एडिशन ऑफ HX। X क्या है, यहाँ पर हेलोजन है, किसी भी हेलोजन का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अल्कीन हो गया, उसमें एडिशन देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है जिसमें कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही अल्कीन होती हैं, वो भी फ्री रेडिकल एडिशन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, बट यहाँ पर क्या होता है, हीट प्रेजेंट होती है, यानी कि थोड़ा सा हीट चाहिए होता है ताकि फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो सके। और यहाँ पर ही आता है मार्कोनियोफ रूल, आता है एंटी मार्कोनियोफ रूल भी आ जाता है, ठीक है। इनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड रिलीज होता है, यानी कि सबस्ट्रेट से कुछ कंपाउंड रिमूव होता है और उसकी जगह पर रिएजेंट से कुछ ऐड होता है, न्यू ऐड होता है। यानी कि अगर देखा जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स भी पता होना चाहिए, अगर जीओसी पढ़ोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड भी आपको पता चल जाएगा, जिसमें हकल्स रूल होता है, sp2 कार्बन होती है और कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखोगे तो उसमें SN1 देखने को मिलेगा, SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल यहाँ पर पूरा डीपली नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हमें 1 बाय 1 चलना पड़ेगा। अभी फर्स्ट लेक्चर है तो इसके बेस पर हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सब चीज को। फिर आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, किसकी, अल्केन की होती है, और इसमें भी हमें थोड़ा सा हीट की जरूरत पड़ती है ताकि हमें फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कराया जाए। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। आपको मैक्सिमम टाइम यहीं पे देना है क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब आता है हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम जीओसी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जीओसी के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम इंडक्टिव इफेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसे हम आई इफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है ये, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, और ये होते हैं 2 टाइप, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता है। यानी कि प्लस आई इफेक्ट उन कंपाउंड का होगा, उन फंक्शनल ग्रुप्स का होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, और माइनस आई ग्रुप वो शो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नाम से जाने जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, यानी कि कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। यानी कि प्लस आई जो कंपाउंड होंगे वो क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। अब आते हैं दूसरा जीओसी का टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस कह दो या मीजोमेरिक इफेक्ट कह दो, इसके अंदर भी प्लस एम और माइनस एम होता है, ठीक है। प्लस एम और माइनस एम, और इसको हम प्लस आर और माइनस आर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। रेजोनेंस देखते हैं, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, और बेंजीन से कौन माइनस प्लस आर को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही बोलते हैं इनको, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं इसे, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है, sp2 कार्बन बनती है, रेजोनेंस होने लग जाता है। अब आता है हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए बच्चे को हाइपर कंजुगेशन कहाँ प्रेजेंट होता है और कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ याद रखा जाए, डेफिनेशन सही होती है। अब जो जीओसी में हमने 4 टॉपिक्स पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इनका यूज क्या है, यानी कि इनकी एप्लीकेशंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसको जीओसी में पढ़ते हैं। तो आप जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो आप क्या क्या कर सकते हो, यानी कि आफ्टर स्टडी ऑफ जीओसी
यू कैन चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड, यानी कि हाइब्रिडेशन चेक कर कर उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बता सकते हो, कार्बोएनाइन बता सकते हो, और कार्बन फ्री रेडिकल का ऑर्डर भी बना सकते हो। और एसिडिक बेसिक नेचर चेक कर सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड चेक कर सकते हो या फिर अराइल हैलाइड चेक कर सकते हो अगर आपके पास जीओसी की नॉलेज है तो। पीकेबी के भी टाइप के भी ऑर्डर आते हैं कि पूछा जाता है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, कौन बेसिक ज़्यादा है, कौन एसिडिक ज़्यादा है, तो वो सारे क्वेश्चन आप जीओसी को पूरा पढ़ने के पर सोल्व कर सकते हो। अब आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर आपने जीओसी पढ़ोगे तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये आपकी सिग्निफिकेंस कहलाएगी कि आपने जीओसी पढ़ा है। ठीक है, अब आता है अगर आप पूरी तरह से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट होगा ऑर्गेनिक का रिवीजन करना। ऑर्गेनिक का रिवीजन हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम जीओसी डील करेंगे, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। फिर हम नेम रिएक्शंस देखेंगे, नेम रिएक्शंस के बाद हम रिएजेंट्स देखेंगे, रिएजेंट्स के बाद हम आइसोमर्स देखेंगे, आइसोमर्स के बाद हम आईयूपीएसी नेम देखेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं आईयूपीएसी फर्स्ट क्यों नहीं, हम जब जीओसी डिस्कस करेंगे तो उसमें आईयूपीएसी नेम को भी थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। ठीक है, एक लेक्चर आज ये सेकंड लेक्चर होगा, अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब देखेंगे। 1 बाय 1 रिएक्शंस आती रहेंगी और आपको मेहनत करके पढ़ना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से तैयार करा जाए। ठीक है, किस तरीके से हमें अपना मोटो लेकर चलना है। हमारा टारगेट होगा अब आने वाले लेक्चर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कराना, जिसमें जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस, रिएजेंट्स, आइसोमर्स और आईपीएसी और पीवाईक्यू, यानी कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे हम। ठीक है, जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा वैसे वैसे लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो लगे रहो, मेहनत करो। 180 से 180 आउट हो जाते हैं केमिस्ट्री में, और अपना बायोलॉजी भी अच्छा रखो, केमिस्ट्री भी अच्छा रखो और फिजिक्स भी अच्छा रखो। ठीक है, पेपर बहुत सिंपल बनता है और एग्जाम में स्कोर भी बहुत अच्छा आना चाहिए। ठीक है, फुल टारगेट करो, फुल मेहनत करो ताकि आपके स्कोर बहुत अच्छा है। स्कोर 650 से ऊपर ही आना चाहिए बच्चों का, क्योंकि एग्जाम जो बनता है वो पूरा एनसीईआरटी से ही बनाया जाएगा। आपको पता है कि 720 बहुत बच्चों के आए थे इस बार 2021 में, तो 2022 में भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल बनने वाला है, तो जो बच्चा मेहनत करेंगे वो स्कोर खड़ा करेंगे और उनका जो भी उनका टारगेट है, जो भी उनका कॉलेज है उसको वो ले लेंगे, जो उनका ड्रीम का कॉलेज है उनको मिल जाएगा। तो मेहनत करते रहना है, लगे रहना है। ठीक है, और जो भी कोई क्वेरी हो उसे बता दीजिएगा, हम उसको डील कर लेंगे। उस टॉपिक्स को हम ले लेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है कि जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लगे रहो। फ्यूचर में अगर डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ओके, बाय।